नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दिल्ली का माहौल बहुत ही गर्म है और अभी जो तुरंत 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ है, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी को सफलता मिली है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को पुरजोर बहुमत के साथ उनको भारी मतों से उनको भी वहाँ पे सफलता मिली। वहाँ के जनता ने उनको बहुत ही सराहा है और उनकी सरकार भी बनी, जो भगवंत मान सिंह जी है वहाँ के जो सीएम बने हैं। और जैसा कि अभी जाने कि दिल्ली में बहुत सारा उठाव पटक चल रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर, तो इसी को लेकर हमने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया जिसका नाम है जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब, जिसके तहत मैं महरौली विधानसभा, छतरपुर विधानसभा और भी कई विधानसभा में वहाँ के लीडर, वहाँ के नेता से उन समस्याओं के बारे में, मूलभूत सुविधाओं के बारे में मैंने बात की। जैसा कि अभी मैं बीते हुए कल में आम आदमी पार्टी जो छतरपुर के जो नेता नरेश त्यागी जी, मैंने उनसे भी बात किया। और आज मैं महरौली विधानसभा के 67S लाडो सराय वार्ड के मैं कटवरिया सराय में हूँ और आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने जो लीडर है राजीव चौधरी जी, और यहाँ पर उनके और भी कई लोग यहाँ बैठे हैं, उनके सहयोगी बैठे हैं, तो मैं अभी उनसे भी मैं बात करूँगा। अभी सबसे पहले मैं राजीव चौधरी जी से मैं बात करता हूँ। तो राजीव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद दीपक जी, मुझे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। राजीव जी, आप अभी जानते हैं कि इस समय बीजेपी और आम आदमी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और इसमें जो आम जनता सफर हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए दीपक जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये बिल्कुल साफ से दिल्ली की जनता को दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है हार के डर से एमसीडी चुनाव से भाग रही है। इसमें आम आदमी पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि जो चुनाव अपने समय पर तय था उसको किस कारण से अचानक चुनाव आयोग ने अपनी जो पीसी में जिसमें डेट की घोषणा करनी थी, एकाएक कैसे उसमें टाल दिया। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जनता जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 15 साल का जो भाजपा का कुशासन एमसीडी में था, इस बार भाजपा को एमसीडी में से भी निकालकर और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में भी एक मौका देना चाहते हैं। सर, ये आपका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, पर आप देखे होंगे कि अभी बीते दिनों में, पिछले दिनों में जो दिल्ली सरकार के एक आबकारी नीति जो आया, जो नया आबकारी नीति के तहत जो शराब की दुकानें खुली और सरकार के द्वारा जो पहले जो उम्र था 25 साल उसको घटा के किया गया 21 साल और बहुत सारे, तो इसके खिलाफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा भी खोला। जगह जगह उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप ये है कि केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। जो केजरीवाल जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि मैं इस पंजाब को नशा मुक्त करूंगा, यहाँ पे के लोगों को नशा से छुटकारा दिलाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ वही केजरीवाल जी दिल्ली को नशा की नगरी बनाना चाहते हैं। तो ऐसा तो आरोप बीजेपी वाले तो आप लोगों के ऊपर तो लगा ही रहे ना सर। देखिए, अब बीजेपी का जनता में कोई आधार रह नहीं गया दिल्ली में। पिछली बार 3 सीट और इस बार बड़ी मुश्किल से वो 7-8 सीट ला पाए हैं। अब उनके पास कोई आधार नहीं रहा है तो इस तरीके की नरगल बातें कर रहे हैं। हमको तथ्यों के साथ जाना पड़ेगा। आज बीजेपी कोई भी ऐसा एक कागज़, एक कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे जिसमें ये लगता हो कि इस नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में जो शराब के ठेके हैं अधिक खुल गए हैं। आज से पहले दिल्ली में 719 शराब की दुकानें थी और अब जो आज की तारीख में 711 नए शराब के ठेके खुले हुए हैं और उसमें दिल्ली सरकार ने उनको नियमित एक तरीके से किया है। पहले जो था वो व्यवस्था कुछ इस तरीके से थी कि कहीं कहीं पर जो है शराब की दुकानें ना होने के कारण वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग, कच्ची शराब और नकली शराब की वजह से लोगों की मृत्यु होती थी। तो इसको सरकार ने इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके कि एक जितने ठेके थे उतने ही ठेके अभी भी, ये एक भ्रम की स्थिति बनाई गई है। और जहाँ तक आप भाजपा की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है शराब के ठेके खुल रही है। आज मध्य प्रदेश में 4था दिन हो गया है और जो भाजपा की सरकार है वहाँ पर उन्होंने जो शराब का दाम है वो डिस्काउंट देते हुए 50% पे कर दिया है। भाजपा उसके लिए क्यों नहीं बोल रही है? देखिए, आप उंगली उठाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। यानी कि जो नीति
को लेकर आपको घेर रही उसी नीति को भाजपा भी फॉलो कर रही है। देखिए, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू एक बहुत बड़ा सोर्स होता है और दिल्ली की अपनी कुछ बंदिशें हैं, दिल्ली की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिल्ली के पास रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा अधिक सोर्सेज नहीं है। बहुत ज़्यादा लीकेज थी पहले जिस तरीके से जो शराब की दुकानें थी, और सरकार ने एक तरीके से स्थिति साफ की है कि शराब की दुकानें चलाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल बनाना है। इसलिए सारे सरकारी जो ठेके थे उनको बंद करके उनको निजीकरण के तहत प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। सरकार का काम कोई ठेके चलाना थोड़ी ना है, शराब की दुकानें चलाना थोड़ी ना है। तो उस नीति के तहत अब जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को आप नई आबकारी नीति के तहत जो है नए लिकर वेंट्स दिए गए हैं। तो अभी जैसा, चलिए आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि भाई रेवेन्यू जनरेट भी करना है और सरकार का काम नहीं है। इससे तो पहले दिल्ली में सरकार ही चलाती थी जो शराब की दुकान है, अभी प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण किया गया है। तो अभी मतलब परसों की मैं बात बता रहा हूँ, महरौली जिला में कांग्रेस का एक बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम हुआ था, जो महरौली के सभी विधानसभा मतलब जितने भी जिला है, जो भी वार्ड है, सभी लोग वहां पर आए थे। जो भी अपने आप को एमसीडी का उम्मीदवार घोषित करना चाहते हो सभी लोग वहां पर आए। उस मंच से सर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया केजरीवाल सरकार पे। उन्होंने कहा कि जो पहले कांग्रेस के समय में लाडली योजना चलता था, केजरीवाल सरकार ने उसको बंद कर दिया। पहले जो राशन कार्ड जो बनते थे या लोगों को राशन मिलता था या राशन में नाम जुड़ता था, वो सारा सिस्टम बंद हो चुका है। केजरीवाल जी पिछले 7 साल से और बीजेपी पिछले 15 साल से दिल्ली को, जनता को ठग रही है और धोखा दे रही है। इस तरह की बात उस मंच से किया गया। देखिए, कांग्रेस आज अपना जो है क्रेडिबिलिटी दिल्ली की जनता के बीच में खो चुकी है। आज कांग्रेस जो बात कहती है जनता को पहले से ही पता होता है कि वो आधारहीन बात है। कांग्रेस की सरकार जब 15 साल दिल्ली में चली तो उन्होंने इतने गलत लोगों के राशन कार्ड बना दिए जो लोग उसके हकदार भी नहीं थे। जो लोग जिनकी मासिक आमदनी 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए थी, उन लोगों के पास भी राशन कार्ड होते थे। दिल्ली सरकार ने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अभी फिलहाल के लिए राशन कार्ड नए बनाने की प्रक्रिया को बंद किया हुआ है, और जितने भी इस तरीके से गलत राशन कार्ड जो बने थे उन सब की स्क्रूटनी करके जो राशन कार्ड के वाकई हकदार लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के राशन कार्ड बनेंगे। और कांग्रेस के राज में जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार करके कांग्रेस के लोगों को घूस देकर अपने जो राशन कार्ड गलत तरीके से बना लिए थे, वो सारे राशन कार्ड बंद होंगे और वो उनमें से ज्यादातर राशन कार्डों पर कांग्रेस वाले लोगों का कमीशन होता था। तो कांग्रेस को असली दिक्कत उस चीज से है। तो सर ये कब तक होगा? मतलब काफी दिनों तो हो गया। अगर मान लीजिए इस काम में हो रहा है तो जो सही जो हकदार है उनको भी तो नहीं मिल पा रहा है ये चीज जो मिलना चाहिए। दीपक भाई, इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो वाकई जेन्युइन लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, इसमें जो विलंब हो रहा है उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। सरकार की तरफ से इस पर कोशिश यही है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसको प्रक्रिया को ख़त्म करके राशन कार्ड वाला सिस्टम दोबारा स्टार्ट किया जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली सरकार को आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक केंद्र सरकार अपने एलजी के मार्फत बहुत सारे कामों से रोक रही है। दिल्ली में एक भ्रष्टाचार तो नकली राशन कार्ड का था, फिर एक भ्रष्टाचार ये था कि राशन कार्ड होने के बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिलता था। जो राशन माफिया या जो दुकानदार होते थे वो राशन की गलत एंट्री कर अपने लोगों को राशन दिखाकर और ब्लैक मार्केटिंग करते थे उसके। दिल्ली सरकार ने इसको रोकने के लिए राशन की होम डिलीवरी की प्रक्रिया स्टार्ट करी। दिल्ली की जनता उसको लेकर बहुत उत्साहित थी। दिल्ली की जनता को लगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अन्य विभागों में भ्रष्टाचार खत्म किया है, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन हुआ क्या? अंत में केंद्र सरकार ने एलजी के मार्फत वो प्रक्रिया जो है वो रोक दी। उनका उस पर कहना क्या था कि इस जो स्कीम है इसका नाम अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नाम पर नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कह दिया, आप इसका जो चाहे वो नाम रख दीजिए, लेकिन कम से कम इस स्कीम को तो शुरू करवाइए। जो लोग हैं उनके पास सही तरीके से राशन तो पहुंचे। तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जिसने लगातार जो अब एक एक करके इनके मुद्दे विफल हो रहे थे, और जिस तरीके से 15 साल में पार्टी ने देख लिया, जनता ने देख लिया कि एमसीडी में भाजपा विफल हो रही थी। पिछली बार चुनाव किस बात पर लड़ा गया? आपको अगर याद होगा तो नारा था, नए चेहरे नई उड़ान।
भाजपा ने ये शगुफा फेंका कि हम सारे पार्षद बदल देंगे, नए लोगों को दे देंगे। इस बार क्या हुआ? इस बार जो उनके नए चेहरे, नए उड़ान वाले लोग थे, वो भी विफल हो गए। अब क्या करेंगे? उसी अपनी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए आज भाजपा एमसीडी का चुनाव टाल रही है। तो आज तो ऐसे तो कैबिनेट से पारित भी हो गया कि तीनों एमसीडी को एक कर दिया जा रहा है, जो 2012 में हुआ तो उससे पहले की स्थिति अब दिल्ली में लागू हो जाएगा और बहुत सारा जो दिल्ली सरकार का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। देखिए, आप आम आदमी पार्टी जो है वो संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी बहुत सारे संघर्ष करके अपने अधिकार जो दिल्ली सरकार के होने चाहिए थे वो कोर्ट के मार्फत लिए हैं। अगर इस तरीके की कुछ भी चालें चलकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ धोखा करेगी तो आम आदमी पार्टी फिर सड़कों पर जाएगी, आम आदमी पार्टी फिर न्यायालयों में जाएगी। और आम आदमी पार्टी को भारत के न्यायालयों पर पूरी तरीके से यकीन है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दिल्ली की जनता का अधिकार नहीं मान पाई। तो चलिए, अब तो ये हम लोग बात का स्थानीय मुद्दा पर आते थे। क्या राजीव जी पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले दिन से आम आदमी पार्टी का सिपाही रहा हूँ। पार्टी ने मुझे एक बूथ की जिम्मेदारी से लेकर एक राज्य की जिम्मेदारी तक दी है। पार्टी का जब जैसा मुझे आदेश हुआ है मैंने उस आदेश का पालन किया है। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी, जो काम देगी मैं उस काम को सहर्ष स्वीकार करूंगा और अपनी पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा। नहीं, अब मेरा ये कहना है कि राजीव जी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें तैयारी वाली कोई बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के कामों से जनता में माहौल ही इसी हिसाब से पैदा हो गया है कि जिस तरीके से पहले चुनाव में 70 में से 67 जीते, फिर 70 में से 62 जीते। इस बार पंजाब में आप देख रहे हैं कि आम लोगों ने मुख्यमंत्रियों को और पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया। तैयारी आम आदमी पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि आप 5 साल इतने काम करते रहिए लोगों के बीच में कि जब चुनाव आए तो आपको ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं पड़े। जब पार्टी चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा तब पार्टी उस चुनाव में जाएगी। तो हमको इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं है। यानी कि एकदम से टिकट मिलेगा तो आप लड़ने को तैयार हो, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। मैंने जैसा आपको पहले कहा, पार्टी जो भी आदेश देगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है उसके लिए हम तैयार हैं। पार्टी ये कहेगी कि नहीं इस बार चुनाव लड़वाना है उसके लिए हम तैयार हैं। वैसे तो सर, महरौली विधानसभा के मैं कई क्षेत्रों में गया हूँ, हालात तो बद से बदतर है। रास्ते नहीं है, नालों में मतलब नाले जो है पूरा भरा हुआ है। आप समझ ले कि एक नारकीय स्थिति बना हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहोगे? विधायक तो आप ही के पार्टी का है और एक वार्ड में आपके ही पार्टी के पार्षद भी है, 3 में बीजेपी के हैं। तो इसके बारे दो में सर बीजेपी के हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अब ये बात जनता के बीच में लेके आ रही है कि एक डबल इंजन की सरकार को आप मौका दीजिए। जो सरकार प्रदेश में है उसी की सरकार निगम में बनाइए, ठीक है। आज आप जैसा कि इस इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे कि ये बड़ी खींचातानी है कि पार्षद कौन होता है, विधायक कौन होता है। कई बार पार्षद के जो जायज़ काम होते हैं वो विधायक तक ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं। विधायक काम करवाना चाहता है, पार्षद उसको नीचे होने नहीं देता है। तो ये सब तरीके की समस्याएं हैं और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं कारणों से अब दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार हर हालत में 272 में से कम 250 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताई। सर, ये जो आपने कहा कि सरकार जिसकी हो उसी में उन्हीं का निगम में हो, लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारा विडंबना है ना सर कि यहाँ तो डीडीए अलग सरकार है, एमसीडी अलग सरकार है, दिल्ली सरकार जो अलग सरकार है, केंद्र का अलग है। तो यहाँ तो 4 लोगों का शासन है और ये कैसे खत्म हो पाएगा? ये तो हो नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि एलजी साहब हमारे काम को रोकते हैं, लेकिन इससे भी पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी एलजी हुआ करता था। तो क्या उस समय एलजी नहीं रोकते थे काम को? देखिए, उसमें आपको समझना पड़ेगा, शीला दीक्षित जी 2002 से लेकर माफी चाहूँगा 1998 से लेकर 2013 तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रहे। उनके इस 15 साल के कार्यकाल में से बड़ा कार्यकाल जो था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए उनके कामों को उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती थी और फिर उन्होंने इतने ज़्यादा कामों की टेंशन भी नहीं ली। आज अगर उनको लगता होता तो आज वो एमसीडी के अधिकार वापस सबसे पहले किसने लिए? शीला दीक्षित जी के समय में ही तो इन 3 निगमों को, एक निगम को तोड़कर 3 निगम बनाए गए। उनको ये लगा कि निगमों को कमजोर कर दिया जाए। ये शीला दीक्षित जी के समय में ही तो शुरुआत हुई।
आम आदमी पार्टी समय समय पर निगम के सशक्तिकरण के लिए भी मांग उठाती रही है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है इस समय कि चुनाव अपने समय पे हो। और जैसा कि आपने कहा, दिल्ली में डीडीए भी अलग है, दिल्ली में एमसीडी अलग है, दिल्ली में एमपी जो है वो अलग है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि एमसीडी का जो अपना एक सिस्टम होता है, एमसीडी के जो अपने काम होते हैं, उसके लिए एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके लिए दफ्तर निर्धारित होते हैं, उसके लिए हर जोन में इनके कार्यालय होते हैं। वहाँ पर अगर वो सरकार जो प्रदेश में है और वही सरकार अगर निगम में भी रहेगी तो लोगों के काम अधिक सुचारू रूप से हो पाएंगे। इस चीज़ के लिए हम आश्वस्त हैं। तो अगर राजीव जी पार्षद बनते हैं तो इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे और क्या प्लान पॉलिसी होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं अपनी इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी, पार्टी वो आपने सही, मैं ये पूछ रहा हूँ राजीव जी, आपने वो कह दिया, अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और ईश्वर की कृपा से आप पार्षद भी बन जाते हैं, तो आपका क्या प्लान पॉलिसी रहेगा और औरों से अलग आप क्या बेहतर करेंगे? मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ दिलीप भाई, आपने मेरी बात को बीच में रोक दिया। देखिए, मुझे लगता है अगर आप दिल्ली के 272 वार्ड उनकी रूपरेखा उठाकर देखेंगे तो ये जो वार्ड है ये अपने आप में एक निराला वार्ड है। इसमें साकेत की पॉश कॉलोनी से लेकर इसमें कुसुमपुर पहाड़ी के जे क्लस्टर भी आता है, इसमें कटवारिया सराय, लाडो सराय, बेड़ सराय के विकसित लेकिन अनऑथराइज्ड गांवों से लेकर विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जेएनयू वो भी आती है। तो इसके लिए आप कोई एक रूपरेखा, कोई एक प्लान नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके के सेगमेंट, 5 अलग अलग तरीके के लोग हैं। साकेत के लोगों की समस्याएं अलग हैं, उनकी डिमांड कुछ और है। कुसुमपुर पहाड़ी पे लोग जो है उनकी डिमांड अलग है। गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उनकी डिमांड अलग है। तो आपको सबको समझकर उन हर सेगमेंट को टारगेट करते हुए हर सेगमेंट के काम किस तरीके से आसान हो। आज की तारीख में जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा काम तो ये होना चाहिए कि जिस तरीके से गांव के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रीन पार्क या अन्य कार्यालयों में जाना पड़ता है, आपको छोटे छोटे ऐसे सुविधा सेंटर बनाने पड़ेंगे कि लोगों को निगम से संबंधित अपने कार्यों के लिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं जाना। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग काम है। जैसे ही वो जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उसके लिए रूपरेखा हमारे पास तैयार है और उसको हम रोड मैप ग्राउंड पर उतारेंगे उसका। जैसे कि अभी आपने कहा था, आपने तो होमवर्क तो किया होगा ना सर? देखिए, मैं बता रहा हूँ, साकेत में RWA लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उनकी समस्या एनक्रोचमेंट है। गांव के लोगों से जब आप मिलेंगे तो गांव की नालियों से लेकर साफ सफाई से लेकर हाउस टैक्स से लेकर ये गांव के लोगों की समस्या है। आप जेएनयू में जब आप जाएंगे, जेएनयू में आप बहुत ज़्यादा कुछ करवा नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन उन लोगों की भी सरकार से, एमसीडी से लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं, अटेस्टेशन से लेकर और अन्य कागज़ों को लेकर। आप कुसुमपुर गांव में जाएं तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सफाई को लेकर है। पानी का भी समस्या है वहाँ पे। पानी देखिए एमसीडी के अंतर्गत नहीं आता तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पहले की स्थिति में पानी पे एमसीडी पे नहीं आता, पर सरकार आपके ना, आपके अंतर्गत जल बोर्ड का तो आता है ना पानी। पानी तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब इस बात से कह के भाग जाएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा। मैं अगली बात यही कहना चाह रहा था कि मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि एक बार आप कुसुमपुर में भी इस बात का सर्वे कीजिएगा कि जो आज से 8 साल पहले पानी को लेकर स्थिति थी कुसुमपुर पहाड़ी पे, आज वो स्थिति कई गुना बेहतर हुई है। सुधार की गुंजाइश अभी भी है, अभी भी लगता है कि और थोड़ा और हो जाए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन जिस तरीके से टैंकरों को लेकर पहले लड़ाई झगड़े होते थे, चाकू छुरी चलती थी, वो स्थिति अब उस तरीके की नहीं है। आबादी बढ़ रही है तो और पानी की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी पूर्ति कैसे होगी सरकार उसको देख रही है। घर घर तक पाइपलाइन कैसे पहुंचेगी उसको भी सरकार देख रही है। लेकिन पहले जो स्थिति थी पानी को लेकर वो बहुत गुना आज की तारीख में इम्प्रूव हुई है। और मैं उस पर एक बात कहना भी चाहूँगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है हम पर बेवफाई का। और जिन्होंने चमन को रौंद डाला अपने पैरों के तले, वही दम भर रहे हैं आज उसकी रहनुमाई का। तो ये जनता स्वीकार कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में दिल्ली में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। कुछ छोटी चीज़ें रह गई होंगी, उनको भी अगली बार पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे राजीव चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और इनका जो कहना है कि जो ये वार्ड जो है बहुत ही निराला वार्ड है। यहाँ पे पॉश कॉलोनी से लेकर के झुग्गी गांव, जेएनयू, ये सारे इलाका यहाँ पर आता है और बहुत सारा इस पे काम करने के लिए होमवर्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अगर राजीव चौधरी जी पार्षद बनते हैं किस स्तर से इस वार्ड का विकास करते हैं। अगर
ये अपने बनने के बाद अगर कामों में विफल रहे तो फिर मैं अपने जनता, अपने दर्शकों से कहूंगा कि फिर मैं दोबारा या ऐसे ही कटाक्ष भरे शब्दों के साथ में राजीव जी के सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। आपकी बात को इसमें एक बात जोड़ देता हूं मैं। आज हम इस बात को बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगली बार अगर जब हम चुनाव में जाएंगे तो हम चुनाव में इस एक जो अरविंद केजरीवाल जी ने मूल मंत्र दिया था उसी के साथ जाएंगे कि अगर काम करवाया होगा 5 सालों में तो वोट दीजिएगा। उतने कॉन्फिडेंस के साथ हम अगले चुनाव में जाएंगे। एक मौका अगर जनता देती है तो काम इतने करवाए जाएंगे कि अगली बार वोट मांगने नहीं जाएंगे, इस अधिकार के साथ लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन उस बीच में भी हम आएंगे सर, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। अगर आपने नहीं किया तो उस बीच में भी मैं आऊंगा। तो इसी के साथ जो है मैं अपना जो कार्यक्रम है, जो अभी आप जो सुन रहे थे, राजीव चौधरी जी कटवड़िया सराय से हैं। और वैसे आप सर अभी आम आदमी पार्टी में आपको पास में क्या क्या दायित्व है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे राष्ट्रीय संगठन निर्माण की जो टीम है उसमें मैं संयुक्त सचिव हूँ, और उत्तराखंड जो राज्य है जिसमें अभी चुनाव हुआ है उसमें मैं सह प्रभारी की जिम्मेदारी मेरे पास है। हाँ, तो ये थे, आपने सुना राजीव चौधरी जी को। और इसी के साथ जो है मैं अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो मेरा कार्यक्रम का नाम है जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।